हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज कर रहे हैं जब हमें दो तरह के डिप्रिसिएशन दिए हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या किया था, ध्यान से सुनना। अब तक हमने बनाया था मशीनरी का डिप्रिसिएशन, मशीनरी के बैलेंसेस गिवन होते थे, और आप लोगों को याद होगा हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या फिर मुझे बनाने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, मैंने वीडियो डाल रखी है, मैंने वीडियो, और हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का भी लेजर बनाया था। चुप हो जाओ सर, चुप हो जाओ जरा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाया था हमने, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनाया था। मैंने आपको ये बात पहले से ही क्लियर कर दी थी कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट के अलग बनने के पीछे रीजन क्या होता है कि हर साल, जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल 11th, थोड़ी सी याद दिलाती हूँ, उन्होंने कोई एक मशीन खरीदी M1, ठीक है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन ईयर एंड पर यहीं पर लगता था, ठीक है, यूजुअली यहीं पर लगता था। पर अगर, ध्यान से सुन लो दक्ष, क्लियर हो जाएगी ये बात, पर अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लेजर बन रहा है तो डिप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगता था, तो आपको याद होगा यहाँ पर कलेक्ट होता जाता था बाय डिप्रिसिएशन M1, M2, M3, यहाँ पर इकट्ठा होता जाता था ना। इसका मतलब यहाँ पर मशीनरी के लेजर में टू बैंक ही ईयर एंड पर आपका बाय बैलेंस CD बन जाता था, उसमें M1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसी को फिर आप टू बैलेंस BD बनाते थे M1, वही फिर अगले साल फिर से बाय बैलेंस CD बन जाता था M1, एक और खरीद ली फॉर एग्जांपल इन्होंने अगले साल M2, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाय बैलेंस CD में M2 भी उसी वैल्यू पर होगा। फॉर एग्जांपल ये 4 लाख की थी, ये 9 लाख की थी, तो 4 लाख एंड 9 लाख, ठीक है, ये वाली कहानी। तो यहाँ तो मतलब कभी भी वैल्यू, यहाँ मशीनरी में कॉस्ट प्राइस पर ही चलती रहेगी मशीनरी, जब तक कि मशीनरी बिकती नहीं तब तक वो कॉस्ट प्राइस पर ही चलती रहेगी, क्योंकि अगले साल क्या होगा, अगले साल इधर ये बाय डेप्रिसिएशन M1 था फर्स्ट ईयर में, यही टू बैलेंस CD हो जाएगा M1, ठीक है। फिर हम इसको बाय बैलेंस BD करेंगे, M1 वाला BD, M1 वाला, फिर अगले साल तो हमने M2 भी खरीद ली थी, तो M2 पर भी फिर डिप्रिसिएशन यहाँ आ जाता था। फिर आप क्या करते थे, इन दोनों को कलेक्ट करते थे और टू बैलेंस CD में फिर M1 और M2 दोनों थे, ठीक है, ठीक है, टू बैलेंस CD में M1 और M2 फिर दोनों थे, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब होता था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का लेजर अलग बनने का। अब फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में इन लोगों ने M1 को बेचना चाहा, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, तो आपने थर्ड ईयर में बाय बैलेंस BD यहाँ पर M1 का, फॉर एग्जांपल यहाँ 5000 डिप्रिसिएशन था, यहाँ पर 5000 ही रहा, अगले साल 5000 BD आया, ठीक है, फिर से डिप्रिसिएशन लगा होगा इस साल का, M1 का भी M2 का भी, ठीक है, फिर टोटल हुआ होगा। तीसरे साल वो लोग ना M1 को बेचना चाह रहे हैं, तो M1 का जितना अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन था वो आप यहाँ पर बाय बैलेंस BD करके लाए थे, फॉर एग्जाम्पल वो आप 20,000 लाए, यही डिप्रिसिएशन अब आपको यहाँ पर 12th में गिवन होता है, जिसको फिर आप क्या करते हो, टू मशीनरी कर देते हो। M1 को बेचना है ना बच्चों, तो M1 का टिल डेट तक का डिप्रिसिएशन आपने यहाँ से पिक करा 20,000, और डेट ऑफ सेल के टाइम पर आप इसको मशीनरी के लेजर में ले जाते हो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन करके, फिर बाय बैंक करते हो, फिर बाय लॉस वॉस करते हो। ये कहानी 11th की थी सारी। इसलिए अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लास्ट ईयर गिवन होता है बच्चों, ईयर ऑफ सेल होता है तुम्हारे पास, ऊपर से वो सारा काम पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, जिस भी मशीनरी को बेचना चाहते हैं वो सब वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा साल कर चुके हैं। आपको ईयर ऑफ सेल में लाकर उन्होंने सिर्फ बैलेंसेस दे दिए कि जी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस BD इतना है ओपनिंग बैलेंस, और मशीनरी का बैलेंस BD इतना है ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है। तो आपको जो वो ईयर ऑफ सेल होता था ना 11th में बच्चों, वो गिवन है इस टाइम पर 12th में, आपको पूरा ऊपर से काम नहीं चलाना। समझ आई बात। और अगर ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लेजर ना बन रहा हो तो फिर तो क्या कहानी हो रही होगी बच्चों, डिप्रिसिएशन कहां पर लगाया जा रहा होगा, कहां डाला जा रहा होगा बताओ, मशीनरी इटसेल्फ, ठीक है, आपने मशीनरी खरीदी होगी टू बैंक करके M1 फॉर एग्जांपल 4 लाख, फिर आपने ईयर एंड पर उसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन लगाया फॉर एग्जांपल 40,000, फिर आप बाय बैलेंस CD कर देते थे 3,60,000, ठीक है ना, 40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया,
3,60,000 का आपका बाय बैलेंस सीडी हो गया। वो फिर नेक्स्ट ईयर में आप टू बैलेंस बीडी बना देते थे उसको, ठीक है, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर M1 का हो गया, फिर लगाते थे डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब इस केस में क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर अलग से नहीं बन रहा। तो उस केस में आपका जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट इटसेल्फ में लगता था, ठीक है। तो अब मैंने उस दिन आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बताया था। अब आज मैं आपको वो वाला केस बता रही हूँ जिसमें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग से नहीं बन रहा। और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो दो डेप्रिसिएशन गिवन होंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 53, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, पेज नंबर 5.75। खोल लो सभी और ध्यान से समझ लो। देखो 53 नहीं, सॉरी 51, इलस्ट्रेशन नंबर 51, पेज नंबर 5.71। देखो बच्चों, इसके अंदर आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने बोला अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 was sold for rupees 25,000। ठीक है, कह रहे हैं कि एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस उसमें से माइनस उसी मशीनरी का, पीस ऑफ मशीनरी का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करके आपके पास बुक वैल्यू आती है बच्चों। और इनफैक्ट आपको बुक वैल्यू को ही कंपेयर करना होता है उसके सेलिंग प्राइस के साथ। तो बुक वैल्यू वाज 40,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है 25,000, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने 15,000 के लॉस पर उस पीस ऑफ मशीनरी को बेच दिया, ठीक है पुलकित, ठीक है। नहीं, एक्यूमुलेटेड नहीं है ये, एक्यूमुलेटेड हमें चाहिए भी नहीं, गिवन भी नहीं है, आपके पास बैलेंसेस भी नहीं है इस केस में। आपके पास यहाँ पर देखो, इनफैक्ट आप अगर देखो तो आपके पास ना एग्जैक्ट मशीनरी के बैलेंसेस भी नहीं है, हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, जिसमें आप टू बैलेंस बीडी लिख दोगे। इसका ओपनिंग बैलेंस क्यों लिख रहे हैं हम डेबिट साइड में, क्योंकि ये एसेट है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 5,10,000। क्लोजिंग बैलेंस दिया है आपको 6,20,000, ठीक है बच्चों। अब ये कहानी तो हमने ऑलरेडी बना ली। क्या मुझे यहाँ पर इस वाले मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट है? मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैं तब यहाँ पर लाती ना बच्चों जब मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इसका सारा डेप्रिसिएशन लगा होता। जो भी ये पीस ऑफ मशीनरी है जो बिक रहा है उसका डेप्रिसिएशन हर साल उसी मशीनरी के अकाउंट में ही तो लगता रहा ना, तो ऑटोमेटिकली सीडी में डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही है। दिस बुक वैल्यू इज ऑब्वियसली डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जो कि ये 40,000 इस वाली वैल्यू में ऑलरेडी एडेड है, और विच इज आफ्टर द डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी इटसेल्फ, ठीक है ना। तो हमें उसका पर्टिकुलरली उस पीस ऑफ मशीनरी का डेप्रिसिएशन जानने की हमें कोई इच्छा भी नहीं है। हम सिंपली इसको बाय बैंक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो डिप्रिशिएटेड वैल्यू 40,000, इसका मतलब 4,70,000 की। फॉर एग्जांपल ये M1 है, ये M2 है, ठीक है ना। M1 को ये बेच रहे हैं और M1 का यहाँ पर ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू ही आया हुआ है। अगर हमारा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का केस होता तो फिर इस बीडी में जो वैल्यू होती वो कॉस्ट प्राइस होती। फिर हमें जानना होता है कि उसके ऊपर से परचेज की डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ सेल कितना उस पर टोटल डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम यहाँ बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाते हैं। अब हमें नीड ही नहीं है, अब हमें पता है कि उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू ही 40,000 इस 5,10,000 में है, ठीक है। तो बाय बैंक हमारा 25,000 आ जाएगा सिंपली, एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके हम उस पीस ऑफ मशीनरी पर लॉस दिखा देंगे। यहाँ पर कितना 15,000। अब देखो इस वाली मशीनरी का तो स्यापा मुक गया ना। अब बाकी जो मशीनरी बची होगी 4,70,000 की, ठीक है,
उस पर तो ईयर एंड पर डिप्रिसिएशन लगाना है ना। वो डिप्रिसिएशन इन्होंने हमें दे दिया है कि डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। तो हम बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 70,000। इनफैक्ट अगर आपके पास इस मशीनरी का, देखो मैंने ऊपर हेडर तो ये बनाया कि भैया आपके पास 2 टाइप के डिप्रिसिएशन गिवन है। इनफैक्ट अगर आपके पास इस मशीनरी की फॉर एग्जांपल 1 लाख कॉस्ट प्राइस भी होता और उसके ऊपर बोलते हैं कि डिप्रिसिएशन देयर ऑन वाज accumulated depreciation on that machinery is 60,000, तभी तो बुक वैल्यू 40 बनी होगी, ठीक है। तब भी आप इसको 60,000 को सिर्फ यहीं पर कंसिडर करते टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू, आप इस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को यहां दिखाते नहीं। समझ रहे हो? अगर आपको कॉस्ट प्राइस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिए हैं तब तो तुम्हें बुक वैल्यू खुद निकालनी है ना। अब इस क्वेश्चन में तो बुक वैल्यू उन्होंने दे दी, इसलिए हमें ना तो इस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को जानने की इच्छा है, ना हमें उस कॉस्ट प्राइस को जानने की इच्छा है, ठीक है। तो मतलब आप इस बात को भी दिमाग में रख सकते हो, जब आपको 2 डिप्रिसिएशन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए जाते हैं, एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और एक डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो आप इस वाले चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाले डिप्रिसिएशन को यहाँ दिखाते हो और वो एक्यूमुलेटेड वाले को आप उस पर्टिकुलर पीस ऑफ मशीनरी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो 2 डिप्रिसिएशन अगर हैं, आपने यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर वाला दिखाना है। ऐसे आप याद भी कर सकते हो। मैं इनफैक्ट बच्चों को ये भी बोलती हूँ, मैंने स्पाइरल में भी लिखी हुई है बात, आप ये सोचा करो, ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ये सिर्फ एक सिंगल पीस ऑफ मशीनरी के ऊपर है, तो ये ना बच्चा है, ठीक है। और ये जो है चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये बाप है, तो बाप है ना, बाप ही आएगा लेजर में, बच्चा नहीं आएगा। और इनफैक्ट अगर सोचो बच्चे का अमाउंट मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पर, हाँ बच्चे का अमाउंट मैं कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल आपका 1,50,000, उसमें से 1,10,000 का अब तक का टोटल डिप्रिसिएशन है। बच्चे का अमाउंट छोटा है ना बच्चों, एज कंपेयर टू, नहीं बच्चा इज 1,10,000 एंड बाप वाला डिप्रिसिएशन इज 70। हाँ बच्चा बड़ा है, बाप चाहे छोटा है, पर बाप तो बाप है, बाप ही आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर बाप वाला डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, चाहे वो अमाउंट में जितना बड़ा हो जाए, ड्यूरिंग द ईयर वही आएगा बस। जब 2 डिप्रिसिएशन दिए हैं, आपके लेजर में डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाला आएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को आप यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तो कंसिडर करोगे, फिर चाहे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अमाउंट इस ड्यूरिंग द ईयर वाले ईयर के डिप्रिसिएशन के कंपैरेटिवली चाहे वो अमाउंट बड़ा भी क्यों ना हो, तब भी बाप ही यहाँ पर आएगा, क्योंकि बाप हमेशा बाप रहेगा, बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा, चाहे वो अमाउंट बड़ा लेके बैठे। गॉट इट? ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो थोड़ा सा कि जब दो डिप्रिसिएशन है, ठीक है, नीचे वो उसका सेशन चल रहा होगा शुभम के साथ, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने ये डाल दिया, बस अब हम इसका टोटल कर देंगे। अभी 70,000 का जो डिप्रिसिएशन लगा ना बच्चों, ये भी जरा ध्यान से सुनना, ये रिमेनिंग वो 470 वाली मशीनरी पर भी है और जो और खरीदी होगी ना तो उस पे भी है, ठीक है ना, क्योंकि आप बैलेंस सीडी देखो 470 थोड़ी ना है, बैलेंस सीडी तो 470 में से 70 माइनस करके यहाँ 4 लाख होना चाहिए था, और ये कितना बैलेंस सीडी है 620। इसका मतलब इन्होंने 2,20,000 की मशीनरी खरीदी है। इनफैक्ट आप टोटल करके निकालोगे ना तो 2,20,000 ही आएगा, कर लो बेशक, नहीं अगर उसको लॉजिकली समझना चाहते तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, सिंपली 2 बैंक परचेजेस आ जाएगा यहाँ पर। हाँ मैं पहले बता चुकी हूँ बात, हाँ बिल्कुल बता चुकी हूँ, बिल्कुल मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई देखो ना, तुम अगर 5-10 में से 40,000 की मशीनरी बेच दी इन्होंने, तो रिमेनिंग 4,70,000 की बचनी चाहिए। बिल्कुल दूंगी, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का पार्ट है। और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, आरव नहीं आया तो हम क्या करें बेटा? नहीं 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 नहीं, हाँ क्या? तो हाँ तो डालना ही है, ठीक है। क्या नहीं देगा इसका? अच्छा ये क्या हो क्या रहा है फिर अभी?
उसकी वीडियो भेज देना। चलो मैंने डाली हुई है कैश फ्लो की, 3 डाल दिए फर्स्ट लेक्चर भी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, इसी का एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 50 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए 31 दिसंबर को 5% प्रीमियम पर। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो, आप कैलकुलेट कैसे करोगे ये प्रीमियम? हमेशा डिफरेंस अमाउंट पर बच्चों, मतलब हमने जो शेयर्स रिडीम करे ना, उनको हमने साथ में 5% एक्स्ट्रा पैसे दिए। ठीक है, आप देख सकते हो शेयर कैपिटल का नोट्स हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है। 2 लाख से 1 लाख हो गई है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, हाँ 2 लाख से 1 लाख हो गई हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शुभम नहीं आया क्या? ठीक है, तो आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिखाना है बच्चों? 1 लाख तो दिखाओगे ही दिखाओगे, माइनस में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 1 लाख माइनस में दिखाओगे ना, क्योंकि शेयर कैपिटल आपकी रिड्यूस हो रही है। उस 1 लाख के साथ कंपनी ने 5% और एक्स्ट्रा उनको दिया, तो 5000 हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। बेटा वो चीज मैटर करती है डिविडेंड के रिगार्डिंग, कि जब हमें डिविडेंड लगाना होगा तब हम डेट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये 5000 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अभी आ रही हूँ उस पर भी आ रही हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा, और सेकंड टाइम ना सुनो, सेकंड टाइम ये आप देख सकते हो नोट नंबर 3 अदर करंट लायबिलिटीज में ना, हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000 से 5,000 हो गया। तो वो जो 5,000 का प्रीमियम है, वो इन्होंने करंट ईयर में ही राइट ऑफ भी कर दिया हाथ की हाथ। ठीक है, तो अब मतलब वो 5,000 का जो सेकंड इम्पैक्ट देना ना हमने, वो इसकी वजह से कैंसिल हो गया ना। अब आप इस 5,000 को दिखाओगे जो बैलेंस शीट में गिवन है ना, इस 5,000 को सेकंड टाइम दिखाओगे, बस ये 1 टाइम जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, बस ये माइनस हो जाएगा ऑलवेज। ऑल्दो ये आपको दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएगा, पर ये आएगा सिर्फ एक ही जगह, क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में गिवन कंटेंट से कैंसिल ऑफ हो जाएगा इस रीजन की वजह से। और दिया होगा आपको हमेशा बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स उतना ही अमाउंट होगा, एग्जैक्ट डिफरेंस जितना हमारा यहाँ पर बन रहा है, हमेशा, कभी झोल नहीं होगा, नेवर एवर। हमें सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल कर आप कंपेयर करोगे ना, देखोगे ना, नहीं वो आएगा ही सेम बेटा, क्योंकि वो उतने को ही वो राइट ऑफ करते हैं हमेशा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो रिलेटेड सिलेबस का पार्ट है, पहले होता था। ठीक है, अब देखो, ठीक है बच्चों, इसके बाद तो मतलब आपका ये 1 टाइम जाना है। इंटरिम डिविडेंड कह रहे हैं, साल के बीच में कह रहे हैं हम लोगों ने डिविडेंड दिया इक्विटी शेयर्स पर 31 जनवरी को। सुन लो ध्यान से इधर, ठीक है, 15% इक्विटी शेयर्स पर इंटरिम डिविडेंड दिया गया, दैट इज द पॉइंट नंबर 3। हाँ, साल के बीच में ही है, साल तो खत्म होगा 31 मार्च को। तो इंटरिम डिविडेंड कितना बनेगा बच्चों, और कहां कहां पर आएगा ये तो आपको पता है। देखो 15% ऑन ओपनिंग वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल की ओपनिंग वैल्यू है 3 लाख। नहीं बेटा जब नहीं, वो 31 जनवरी साल के बीच की डेट दी है, इंटरिम डिविडेंड दिया ही बीच में जाता है। 3 लाख नहीं ना, कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना है। वो कह रहे हैं हमारा जो स्टार्टिंग का था, स्टार्टिंग की वैल्यू पर हमने 15% का, जितने शुरू से हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स बने हुए थे उनको हमने 15% का इंटरिम डिविडेंड दे दिया, तो 45,000 का इंटरिम डिविडेंड हमारा नोट्स में ऐड हो जाएगा। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो ईयर एंड पर पूरे साल का मिलेगा, प्रपोज देंगे है। 3 लाख ओपनिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नोट्स में देखो, नोट्स में 3 लाख और 350, ठीक है, नीचे नोट्स में
ठीक है बच्चों, तो ये दो जगह जाएगा, एक जगह कहाँ नोट्स में ऐड हो जाएगा, है नोट्स में ऐड, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस। हर तरह का डिविडेंड पेड, चाहे प्रपोज डिविडेंड पेड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड पेड हो, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड हो, हमेशा हर तरह का डिविडेंड पेड हमारा नोट्स में ऐड होता है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस होता है। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि हम लोगों ने ना डिविडेंड 12% का प्रपोज किया था प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है, पर हमने किया ऑन 1 लाख, ठीक है, ऑन 1 लाख एंड द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ऑन 2 लाख। कह रहे हैं 12% का, आप देख सकते हो परसेंट, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड दिया है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड देना बनता है ना, पहले तो उनका प्रेफरेंशियल राइट है। याद है प्रेफरेंस शेयर्स के 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, एक तो हर साल डिविडेंड उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, सेकेंडली ईयर एंड पर वोटिंग राइट्स नहीं होते उनके, ईयर एंड पर जब कंपनी मतलब कंपनी के वाइंड अप के टाइम पर, सॉरी ईयर एंड नहीं, तो पहले उनकी कैपिटल रिटर्न होती है, सबसे पहले तो बेटा बाहर के डेट्स पे ऑफ होते हैं, सबसे पहले नहीं बोलोगे, उनको जो ये प्रेफरेंसेस हैं वो प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ओनली, बाहर वाले जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है ना, सबसे पहले तो उनको पे होता है, ठीक है, उनको पे करने के बाद हाँ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाहर वालों को सबको निपटाने के बाद अगर पैसा बचेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिफंड होगी, देन इक्विटी शेयर कैपिटल रिफंड होगी। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेजिडुअल ओनर्स भी बोला जाता है, अगर आपको 11th याद हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स पर ना 12% का प्रपोज करा, हम लोग तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं ना बच्चों हमेशा, तो प्रीवियस ईयर में प्रेफरेंस शेयर्स का कितना अमाउंट था, 2 लाख, करंट ईयर वाला तो प्रपोज डिविडेंड हम इग्नोर करते हैं ना, प्रीवियस ईयर का ही लेते हैं सिर्फ, तो प्रपोज डिविडेंड ऑन 2 लाख 31 मार्च 2024 वाले अमाउंट पर 2 लाख का 12% कर दोगे आप, एंड दैट वुड बी 24,000, एंड अगेन ये दो जगह कौन सी जाएगा, एक नोट्स में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं 6th पार्ट, 3rd 4th हो गया, 4th ये था, 4th ये था, ये 5th था, अब 6th करना हमने। 6th में कह रहे हैं फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कह रहे हैं ये जो हमने 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ना, वो हमने प्रीमियम पर करे हैं, मतलब हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पर इशू करे हैं, इंटरेस्ट वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ पर प्रीमियम की बात है। कह रहे हैं कि हमने जो शेयर्स इशू करे ना, उनसे हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया प्रीमियम पर, ज्यादा रेट पर इशू करे, नहीं प्रीमियम मनी 50,000 के इशू है, कह रहे हैं कि हमने 10% पर, मतलब आप प्रीमियम सोच लो, चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो चाहे प्रीमियम ऑन इशू हो, हमेशा डिफरेंस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा बच्चों। अभी करते हैं, रुको एक जगह तो करेंगे, 5,000 फाइनेंसिंग में प्लस होगा ये, क्योंकि ये पैसा आ रहा है, और सेकेंड टाइम आप देख सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 0 से 5,000 हो गया, पिछले साल डैश 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 लगाया हुआ है, इस साल 5,000 कर दिया इन्होंने, तो ये यहाँ से कैंसिल ऑफ हो गया, तो ये भी एक तरह से एक ही जगह जाएगा, और ये हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा, ठीक है, फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फाइनेंसिंग में माइनस होगा, प्रीमियम ऑन इशू विच इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो हमारा कहाँ पर जाएगा, वो हमारा फाइनेंसिंग में ऐड होगा, ठीक है, गॉट इट। ये हम मैंने एडजस्टमेंट करानी थी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक ना आपको कंटेंट के अंदर नॉन करंट एसेट में बी पार्ट में देखो ध्यान से, 10% इन्वेस्टमेंट दी गई है बच्चों, 10% इन्वेस्टमेंट्स है, 30,000 से 80,000 हो गई, गैप तो दिखाओगे ही दिखाओगे, क्या लिख के, 50,000 क्या लिखोगे इसको, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 50,000 रुपए प्लस कर दोगे। अब इसके सॉरी माइनस, यस यू आर राइट, ठीक है, माइनस होगा, कैश इज गोइंग आउट। अब इसके साथ जो परसेंटेज चिपकी है ना बच्चों,
इसका मतलब इस कंपनी ने पैसा ऐसी जगह पर लगाया है जहां पर इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड है। उन्होंने लोन लिया है, या एक कंपनी भी तो दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकती है ना, तो उन्होंने क्या किया, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, तो उन डिबेंचर्स पर तो फिक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम भी तो देते हैं ना, अगर हमारे 6% डिबेंचर होते हैं तो हमें कुछ नहीं मेंशन होता, तो हम ओपनिंग वैल्यू पर खुद लगा कर देते हैं ना, खुद से करना है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। याद होगा पहले ही क्लास में जब मैंने आप लोगों को वो 7500 का 15 5 करके बैक क्वेश्चन में कराया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ओपनिंग वैल्यू में आप 6% लगाओगे और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप फाइनेंसिंग में माइनस करोगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में प्लस करोगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन हर तरह की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगर परसेंटेज यू हैव तो और कुछ भी मेंशन नहीं है कि चेंज किस डेट पर आया, तो आप ये एज्यूम करते हो कि चेंज लास्ट डेट पर आया। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो हम एज्यूम करते हैं लास्ट डेट पर आया, इसलिए हम ओपनिंग वैल्यू पर लगाते हैं। ये इंटरेस्ट पेड होता है बच्चों। अब इन्वेस्टमेंट पर तो इंटरेस्ट रिसीव होगा ना हमें। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ कहाँ जाना चाहिए? बताओ। इसकी 1 मिनट सोचो, हम इन्वेस्टिंग में इसकी जड़ कहाँ है? 1 मिनट, जड़ कहाँ है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट। हाँ, देख ले नीचे, देख के बोल ले तू। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट, चुप, बस चुप। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना बच्चों, कैश इज कमिंग इन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नहीं, उसके नीचे एक और हेडर बनवाती हूँ ना मैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश इनकम नहीं होती, कैश तो आ रहा है, ये कौन सी इनकम होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, उसमें माइनस। इनफैक्ट सुनो ध्यान से, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों इनकम्स हमारी ऐसी हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में माइनस। ठीक है, गॉट इट, समझ आया? फाइन, चलो ओके, बाय बाय।